फिर पढ़ किस लिए रहे हैं? जागरूक बनने के लिए, तेज बनने के लिए, टैलेंट बनने के लिए। अपने दिमाग से वर्क ही नहीं कराएंगे तो फिर ये डेवलप कैसे होगा ना? ये तो वही बात हो गया ना कि आप गए हैं दौड़ने और फील्ड में जाके बैठ जाएं सिर्फ। चलिए अब शांत होकर के देखिएगा इधर, ठीक है ना? ये दो सिर्फ आप लोगों को समझाना है। एक समझाना है बोलीविया और एक श्रीलंका ना। तो श्रीलंका तो आप जानते ही होंगे ना। कोशिश करेंगे कि आज राजनीतिक दल का अर्थ ना, इसका अर्थ क्या होगा राजनीतिक दल का, इसको स्टार्ट करें। तो चलिए आप जल्दी से यहाँ पे आइएगा इधर, ठीक। देखिए जैसा कि हम लिखवा दिए हैं, इसमें कोई खास चीज नहीं है। क्या लिखवाए हैं कि बोलीविया के कोचाम्बा शहर, बोलीविया के कौन सा शहर? कोचाम्बा शहर की बात है। वहां पे बहुत अच्छा तरीका से लोकतंत्र चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, लोकतांत्रिक सरकार जो थी वो अच्छा से चल रही थी। लेकिन वर्ल्ड बैंक मीन्स विश्व बैंक, विश्व बैंक ने वहां के लोगों से, वहां के सरकार से आग्रह किया कि जो कोचंबा शहर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो ठेका है, वह वहां के नगरपालिका को दिए हुए हैं। आप उस नगरपालिका से लेकर के, उस नगरपालिका जो होती है वो गवर्नमेंट के अंदर आती है, गवर्नमेंट से उसको हटा करके आप उसको एमएनसी कंपनी को बेच दीजिए, एमएनसी कंपनी को दे दीजिए ना। एमएनसी कंपनी, इधर उधर ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो ना भाई, फिर तो घर जाना ही है। एमएनसी कंपनी को दे दिया गया ना, एमएनसी कंपनी को दे दिया गया। तो ये क्या किया कि 4 गुना दाम में वृद्धि कर दिया। वहां के लोगों का आमदनी 5000 है और 1000 तो बिजली, 1000 तो वाटर बिल ही आ जा रहा है। अब बताइए तो 5000 आमदनी है मंथली वहां का, 1000 वाटर बिल ही आ रहा है ना, वाटर का चार्ज ही आ जा रहा है 1000। वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति और खराब होने लगी, पहले से तो गरीब देश था और खराब होने लगी। इसीलिए वहां के लोगों ने आंदोलन कर दिया, संघर्ष कर दिया। यानी देखिएगा ये संघर्ष जिसको कहा जाता है बोलीविया के जल संघर्ष, कहीं कहीं बोलीविया के जल संघर्ष भी इसको कहा जाएगा, जो बात हम आप लोगों को बता रहे हैं ना। तो संघर्ष शुरू कर दिया। यह संघर्ष जो है, इस संघर्ष को दबाने के लिए सरकार बहुत सारा कोशिश की ना, बहुत सारा कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। लोगों को बस एक ही संघर्ष था कि ये जो एमएनसी कंपनी है इसको हटाओ और नगरपालिका को पुनः दो, जो वहां का नगरपालिका है उसको दे दो ना। अब इसीलिए संघर्ष हुआ, तब पर भी सरकार, लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो एमएनसी कंपनी के कर्मचारी थे, जिन्होंने यहाँ पे आकर के काम संभाला हुआ था, उन्हीं को भी इतना काफी प्रताड़ित किया, उनको इतना काफी फोर्स किया, उन पर आंदोलन किया, उनको तबाह किया, परेशान किया कि वह जो है उस कंपनी का जिम्मेदारी कार्यभार छोड़ करके भाग गए वहां से। इस तरह से सरकार भी लाचार हो गई और बोलीविया सरकार और एमएनसी कंपनी के बीच क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया वह रद्द हो गया, कैंसिल कर दिया गया। एमएनसी कंपनी के मीन्स बताए हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। ये चीज क्लियर हो गया ना। अब आइएगा हम श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में आप लोगों को पता होगा, क्योंकि हम लोग सत्ता में साझेदारी को लेकर के श्रीलंका का प्रश्न पढ़े थे, श्रीलंका के बारे में पढ़े थे, श्रीलंका के बारे में हम लोग समझे थे कि श्रीलंका क्या है। अब रही बात श्रीलंका में देखिएगा, श्रीलंका में 2 समुदाय सबसे अधिक हैं। सबसे नंबर 1 पे आते हैं सिन्हली और 2 नंबर पे आते हैं तमिल ना। सिन्हली समुदाय जो है वह बौद्ध समुदाय है ना, बौद्ध धर्म है। और जो यहाँ पे आपको तमिल समुदाय है वह हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म वहाँ पे अल्पसंख्यक है और बौद्ध समुदाय जो है बहुसंख्यक है, वह अधिक मात्रा में है, ठीक है ना। तो वहाँ की सरकार को लगता है कि हम जो है वह बौद्ध समुदाय को राजी कर लें तो बौद्ध समुदाय हमें ज्यादा से ज्यादा वोट देंगे। इसके वजह से बौद्ध समुदाय का वर्चस्व है वहां पे। तो यहाँ पे तमिल समुदाय को जब मान लीजिए कि इनको सत्ता में साझेदारी नहीं मिलेगा, सत्ता में साझेदारी क्या है, आपने ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा होगा कि सत्ता में साझेदारी क्या है। उसमें ऑप्शन में बहुत सारा था, उसमें यह बात था कि बहुत सारे विविधता को अपने अंदर समेट लेती है, बहुत सारी विविधता को जब अपने अंदर समेट लेती है, उसको यूनिटी प्रदान कर देती है, उसी को कहा जाता है सत्ता में साझेदारी। या फिर इसको एक और बात में कहा जाए तो बहुत सारे लोगों का जो दिमाग का कन्फ्लिक्शन है, बहुत सारे लोगों की जरूरत जो है वह एक समान रूप से जब पूरा करती है, सभी को एक नजर से देखा जाता है, सभी समुदायों को संतुष्ट करना, यह सत्ता में साझेदारी है, ये सब, ठीक है ना। इस तरह से अगर हम श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका में इस प्रकार से जब तमिल समुदायों का कोई बात ही नहीं चलता है तो तमिल समुदाय ने कहा, अरे भाई देखिए, कहीं भी विभाजन कैसे उत्पन्न होता है। विभाजन उत्पन्न होने का 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ। इसका मतलब क्या था कि वहां पे बांग्ला भाषी लोगों का कोई वर्चस्व पाकिस्तान के शासन में था ही नहीं ना, जबकि भाई उतना बड़ा वो भी देश है, उतना आपका क्षेत्र वो भी है, तो वहां से लोगों को भी प्रतिनिधि वहां पे होना चाहिए, वहां के लोगों को भी सरकार बनना चाहिए, ठीक है ना, वहां के लोगों का भी सरकार बनना चाहिए। इस तरह से भेदभाव हुआ तो अलग हो गया। ऐसे ही श्रीलंका में अब जो है यहाँ पे तमिल समुदाय जो है वह लगातार मांग करते हैं कि हमको अलग राष्ट्र दे दीजिए ना, जब हमारा यहाँ पे वर्चस्व ही नहीं चलेगा, हमारा कुछ सरकार सुनेगा ही नहीं, तो हमको अलग जगह दे दीजिए।
हमारा अलग जगह, हमारा अलग राष्ट्र दे दीजिए और हम अपना वर्चस्व अपने हाथ में रखेंगे ना, इस तरह की। इसीलिए यहाँ पे संघर्ष जो है अभी भी जारी है। ये बात आपने समझा, और ये बोलीविया का बात भी समझा आपने, बोलीविया का जल संघर्ष भी आपने समझा, और इसका भी जल संघर्ष करना। अब रही बात श्रीलंका की, तो आज भी ये संघर्ष जारी है। श्रीलंका में कोई फैसला सरकार नहीं कर पा रही है कि इनको हटाया जाए या साथ रखा जाए, कैसे रखा जाए ना, लेकिन उसको सिर्फ एक काम करना है। अगर वो चाहेगी तो सत्ता में साझेदारी करके लोगों को बराबर कर सकती है। जैसे भारत में सत्ता में साझेदारी के थ्रू जो है वह यूनिटी कायम है। पहले बहुत अच्छा से यूनिटी कायम थी, अभी जो है कुछ बहुसंख्यकवाद की नीति अपनाई जा रही है सरकार के द्वारा, लेकिन यहाँ की जनता जो है बहुत जल्दी इसको समझने लगी है। यहाँ की जनता जो है, हमारे यहाँ की जनता इतनी काफ़ी समझदार है कि बहुत जल्दी इन बातों को समझने लगी है ना। अब देखिएगा, इतना मुश्किल हो गया है कि जो देश का असल मुद्दा नहीं दिखा रहा है, जो भारत देश की असल मुद्दा नहीं दिखा रहा है, जब वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जा रहा है तो उसको लोग भगा दे रहे हैं, सीधा कह रहे हैं तुम क्यों आए हो, तुम तो गोदी मीडिया हो। ये बहुत सारा हमने यूट्यूब पर देखा कि लोग एंकर को भगा दे रहे हैं जो रिपोर्टिंग करने जा रहा है। बात आपने समझा हम कहना क्या चाह रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप टीवी पर बैठकर कुछ भी बोल दिए, ठीक है ना, कुछ भी बोल दिए, लेकिन आपका अस्तित्व मेरे वजह से है, यानी जनता की वजह से है। जनता के आप मुद्दा को दिखा ही नहीं रहे हैं, जनता के संघर्ष को आप दिखा ही नहीं रहे हैं, जनता के अंदर क्या दिक्कत हो रहा है, गरीबी, परेशानी, बेरोजगारी, क्या समस्या हो रहा है, आप उसको दिखा ही नहीं रहे हैं, तो लोगों को परेशानी होगा ना। आप मेरे वजह से मीडिया बने हैं। आप मीडिया जो है, प्रेस जो है, वह टीवी चैनल जो है, न्यूज चैनल जो है, वो किसके लिए होता है? सीधा तौर पे आप सोचिए ना, उसका अस्तित्व किसके लिए है? अरे जनता के लिए है, वह जनता के लिए है ना है। जब आप जनता के मुद्दा को ही नहीं दिखाइएगा तो जिनके लिए आप बने हैं उन्हीं का मुद्दा नहीं दिखाइएगा तो जाइएगा तो भगाएंगे ही ना। ऐसे बहुत सारे विधायक जो हैं वह जाते हैं, बहुत सारे मंत्री जो हैं, बहुत सारे सांसद जो हैं वह गांव में वोट मांगने जाते हैं, भगा दिए जाते हैं, वहां से मारकर भगा दिए जाते हैं, डर से वोट नहीं मांगने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का नागरिक जो है समझदार हो रहे हैं, हमारे यहाँ के नागरिक को अब समझ में आ रहा है। और वो दिन देखिएगा 10-15 साल बीतने दीजिए, इतना काफ़ी सोशल मीडिया, इतना काफ़ी यूट्यूब और तरह तरह चीज़ों से लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है ना, कि आप 10 साल 15 साल बीतने दीजिए, आप लोगों का जब समय आएगा ना उस टाइम पे देखिएगा लोग इतना जागरूक हो जाएंगे ना कि लोगों को अब करप्शन, पहले देखिए ना अपराधी छवि के लोग जो होते थे, 10-15 मर्डर किए हुए वो विधायक बनते थे, आज वो कम हुआ है कि नहीं हुआ है? एकदम कम हुआ है। अब आपको इतने बड़े, हाँ अपराधी छवि के अभी भी कुछ लोग हैं, ऐसे भी हम यही कहेंगे कि पूरी तरीके से साफ सुथरा हो चुका है राजनीति, अभी भी अपराधी छवि के कुछ लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का जागरूकता ने लोगों को कम किया ना। लोगों को ये लगा ना कि जब ये अपराधी है, जब इस तरह का चीज है तो हम इसको डर के वोट क्यों देंगे। एक एग्जाम्पल देंगे, उस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या है कि एग्जाम्पल किस चीज का रहेगा कि जनता जो चाहेगी वही होगा ना। एग्जाम्पल यही है कि जनता जो चाहेगी वही होगा। इसीलिए आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि भविष्य में आपको जनता को जागरूक करना है, जनता को जागरूक कर दीजिए। अगर कोई सुधारने वाला नहीं भी होगा ना, उसको जनता सुधार देगी, ठीक है ना, मजबूरी में सुधारना पड़ेगा। आप क्या है, डायरेक्ट अगर आप सरकार के खिलाफ बोल दीजिएगा कि सरकार इस नीति को अपना रही है, सरकार अपने पर ले लेगी और आपको किसी ना किसी दोस्त से आपको फंसा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप जनता को बताने लगिएगा कि देखिए हमको क्या सरकार चुनना है, कैसे सरकार चुनना है, तो फिर वो भी आपके सामने मजबूर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप आइए, क्या एग्जाम्पल में देखिए क्या होता था कि शुरुआत जो है गरीबों के भलाई के लिए जब सरकार काम करती थी, तो जो पार्टी इसके पक्ष में नहीं थी, वो पार्टी क्या कहती थी कि मुफ्त का रेवड़ी देना, यानी मुफ्त का जो कल्चर चल रहा है कि लोगों को मुफ्त का पैसा दो, ये दो वो दो, ये जो है कहीं ना कहीं लॉस है देश के लिए। चलिए ठीक है, जो पार्टी ये बात कर रही थी ना, वही आज पार्टी जो है जिस राज्य में चुनाव लड़ने जाती है उस राज्य में मुफ्त का ऐलान करती है कि हम मुफ्त में बिजली देंगे, तो मुफ्त में ये देंगे, मुफ्त में वो देंगे। क्यों? क्योंकि जनता ने देखा, उस पार्टी ने भी देखा कि जनता इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है, जनता जो है मुफ्त की चीजों को एक्सेप्ट कर रही है, इसीलिए इसने इस चीज को अपना लिया ना। अब देखिए कल का अगर जनता जो है रोजगार को पसंद करने लगेगी, कल का जनता जो है देश का विकास पसंद करने लगेगी, कल का जनता जो है धर्म युद्ध को पसंद ना करके, धर्म के बीच बंटवारा पसंद ना करे, भाईचारे की समझ डेवलप करने लगेगी। उसको ये समझ आ जाएगा कि धर्म जो है वह व्यक्तिगत सोच है, लेकिन जबकि हमारा जो आपका समाज है एक साथ रहना है, इसके लिए सामुदायिक सोच डेवलप करना जरूरी है। अगर सरकार को जैसे लगेगा कि वह सांप्रदायिकता के रूप में बात कर रही है, तो इस तरह से जब सरकार को नकारने लगेगी तो सरकार ऑटोमेटिक जो है एकता का बात करेगी, सरकार ऑटोमेटिक जो है विकास का बात करने लगेगी, इस तरह का चीज हो जाएगा ना। चलिए अब आते हैं हम लोग राजनीतिक दल पे कि राजनीतिक दल क्या काम करती है आखिर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों का स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस चीज से आपने समझा कि देखिए लोगों का चाह कैसे सरकार को झुकने पर मजबूर करती है। सब कुछ तो आपने लोगों की चाह पे ही पढ़ा, लोगों ने संघर्ष किया, सरकार झुका। जैसे कि हम लोगों ने देखा बहुत सारा चीज, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन में देख लिया, जैसे कि बिहार का छात्र आंदोलन देख लिया,
इन सभी चीजों में आपने देखा, जो सूचना का अधिकार आंदोलन था उसमें हमने देखा, इन सभी चीजों से देखा ना जी। और उसके बाद अगर पड़ोसी देश का बात करें, पड़ोसी देश में भी आपने देख लिया, जैसे श्रीलंका का देख लिया ना, इसके बाद नेपाल का देख लिया, अगर बात करें बांग्लादेश का देख लिया, बोलीविया का देख लिया, इन चारों देशों का एग्जाम्पल के रूप में देखा। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है? आगे है लोकतांत्रिक, आगे है आपको राजनीतिक दल। हम राजनीतिक दल को आपको समझाना चाहेंगे, बस राजनीतिक दल के बारे में आप लोगों को समझा करके फिर आप लोग घर चल जाइएगा खुशी खुशी। अच्छा एक बात बताइए, आप राजनीतिक दल को थोड़ा फील करने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। कैसे? अगर मान लीजिए कि एक तरह से राजनीतिक दल जो है, राजनीतिक दल, अरे भाई पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी क्षेत्रीय होती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वह अगर बात करें तो राजकीय होती हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वह केंद्रीय होती हैं। यानी कुछ का राष्ट्रीय स्तर पर पहचान होता है, कुछ का राजकीय स्तर पर पहचान होता है और कुछ का पहचान होता है क्षेत्रीय स्तर पर। लेकिन अब आपसे हम कहना ये चाहेंगे, क्या हो गया है, क्या समस्या है बताइए हमसे आप लोग। अब यहां पर बात आपको बस समझना इतना है कि अगर मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, एक पल के लिए आप कल्पना करें कि देश में कोई पॉलिटिकल पार्टीज ना हो। अगर ना हो तो क्या होगा? अगर ना होगा तो इतना तो हो सकता है चुनाव होंगे कि नहीं होगा? नहीं होगा। आप पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट लिंक कर दिए चुनाव से। पार्टी चुनाव जो है पार्टी की वजह से चुनाव होता है कि लोकतंत्र की वजह से चुनाव होता है? पहले ही डिसाइड कीजिए आप लोग, पार्टी की वजह से चुनाव होता है कि लोकतंत्र की वजह से चुनाव होता है? क्या खिलवाड़ हो रहा है? क्या पूछे हम अभी? पार्टी की वजह से चुनाव होता है कि लोकतंत्र की वजह से चुनाव होता है? लोकतंत्र की वजह से चुनाव होता है, पार्टी की वजह से? बताइए। तब आपने कहा पार्टी की वजह से चुनाव होता है। अगर पार्टी नहीं रहेगा तो चुनाव नहीं होगा। अब बताइए आप तर्क क्या दे सकते हैं इसके आगे? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? यानी कि लोकतंत्र और पार्टी दोनों वजह से हुआ। अगर दोनों वजह से हुआ तो हम तो मान सकते हैं तब तो पार्टी नहीं रही तो लोकतंत्र कमजोर होगा। पार्टी नहीं रही तो लोकतंत्र कमजोर होगा, या फिर पार्टी नहीं रही तो देश का विकास नहीं होगा, या फिर पार्टी नहीं रही तो क्षेत्र का विकास नहीं होगा। क्या हो सकता है इसमें? तीनों होगा। अगर पार्टी नहीं रही तो क्षेत्र का भी विकास नहीं होगा, पार्टी नहीं रही तो देश का भी विकास नहीं होगा, पार्टी नहीं रही तो चुनाव भी नहीं होगा। ये तीनों नहीं होगा। इसमें एक और एक ऑप्शन सही है, दो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। पार्टी नहीं रही फिर भी चुनाव होगा, पार्टी नहीं रही फिर भी क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन पार्टी नहीं रही तो देश का विकास नहीं होगा। कैसे? क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वह जो है वह डायरेक्ट देश के लिए पीएम नहीं चुने गए हैं, उनको पीएम पार्टी चुना है। वो रियल में वाराणसी के सांसद चुने गए हैं, रियल में वो बनारस के सांसद चुने गए हैं, और उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले बनारस के डेवलपमेंट का आता है कि बनारस का विकास कीजिए। उसके बाद सेकेंडरी डेवलपमेंट टारगेट उनका रहता है पूरे देश का विकास करना। ठीक है? अगर एक पल के लिए मानिए कि यही चीज ना रहे तो सब अपने अपने क्षेत्र का टारगेट लेके बैठे रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को किसका टारगेट दे दिया गया है? पूरा देश का। किसने दिया? पार्टी ने दिया। रियल में जनता ने उसको किसका टारगेट दिया है? बनारस का। उनको किनका टारगेट दिया है? बनारस का। बनारस का ही तो टारगेट दिया ना। अरे जनता, हम लोग वोट दिए, मोदी जी यहां से खड़े थे नहीं ना? खड़े थे, वो बनारस से खड़े थे और बनारस से सांसद बन के गए। लेकिन पार्टी ने उनको नेता चुना, पार्टी ने उनको नेता चुना और पूरा देश का नेता बने। बात आप समझे ऐसे? अगर शायद पार्टी उनको, अच्छा बीजेपी में और भी बहुत सारे सांसद हैं, लेकिन उनको काहे नहीं देश के गर्त में ले जाने के लिए लोग कह रहे हैं? अरे देश का महंगाई बढ़ रहा है, कोई उनको कह रहा है? कितने सांसद हैं, उनको कोई कुछ कह रहा है? लेकिन नरेंद्र मोदी को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ठहराया जा रहा है? क्योंकि वो देश के नेता हैं। अगर पार्टी नहीं रहेगी तो इसी का अभाव होगा। समझ गए ना? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कोई लेकर बैठा रहेगा अपने क्षेत्र का। बात समझे पार्टी का अर्थ?
कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कोई लेकर बैठा रहेगा किसका? अपने क्षेत्र का। नरेंद्र मोदी भी कहेंगे कि हम तो बनारस का जिम्मेदारी लिए हैं ना, और कोई कहीं का रहेगा वो कहेगा हम तो वहां का जिम्मेदारी न लिए हैं। यानी यूनिटी का अभाव होगा, यूनिटी का अभाव होगा। जब यूनिटी का अभाव होगा तो फिर संयुक्त रूप से देखिए, ये भारत क्या है? भारत कोई जगह का नाम है? भारत कोई जगह का नाम है? आप बात समझिए, नहीं है। भारत के छोटे छोटे क्षेत्र मिल करके भारत बनता है। यानी भारत के छोटे छोटे क्षेत्र को संयुक्त रूप से अगर विकास करें तो क्या होगा? भारत डेवलप होगा। डेवलप होगा कि नहीं होगा ना जी? ये बताइए। अब मान लीजिए कि भारत के हर क्षेत्र को मजबूत करेंगे तो भारत मजबूत होगा, भारत के हर क्षेत्र को शिक्षित बनाएंगे तो भारत शिक्षित होगा। ऐसे होगा ना? ये सबसे पहला नंबर बात है कि एक पार्टी जो है कम से कम देश के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। अगर राजनीतिक दल है तो, अगर राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो इसी का लॉस होगा कि सब कोई अपने अपने क्षेत्र से खड़ा होगा, सब कोई अपने अपने क्षेत्र का जो है वह रिस्पॉन्सिबल लेकर के रहेगा, जिम्मेदारी लेकर के रहेगा कि हम अपने क्षेत्र का है। अब देश का क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है हमारे देश के बारे में, इन सभी का कोई नहीं सोचेगा। सब सोचेगा क्योंकि सबको वोट हासिल करना है ना, अब सबको वोट हासिल करना है तो अपने क्षेत्र का विकास तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए चलिए, अगर मान लीजिए कि हम 2 नंबर का बात करें कि 2 नंबर क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी से। अच्छा, अब बताइए, आपने एक बात और बोला कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रहेंगी, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रहेंगी तो चुनाव नहीं होंगे। अगर एक डायरेक्शन में देखा जाए तो ये सही भी हो सकता है तब जब जो है वह केवल और केवल एक पार्टी हो देश में। लेकिन आपसे तो ये नहीं ना कहा गया कि उम्मीदवार ही खड़ा ना हो सकता है निर्दलीय उम्मीदवार, स्वतंत्र उम्मीदवार सासाराम से 4 गो खड़ा हो जाए, तो यहाँ पे कंपटीशन तो बन गया ना जी। बताइए, मेरा कहने का अर्थ समझिए। मेरा कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि हो सकता है यहाँ पे निर्दलीय जो है 4 आदमी उठ जाए। आपका कहने का यही ना मतलब था कि चुनाव नहीं होगा, मीन्स पार्टियां नहीं रहेगा तो चुनाव किसके लिए? लेकिन हमने तो ये नहीं बोला ना कि लोकतंत्र है तो चुनाव होगा ही। हो सकता है निर्दलीय समुदाय 2-4 वहां पे उठे, और निर्दलीय समुदाय 2-4 वहां पे उठे तो वो सभी लोग जो है वो अपना अपना वादा करें कि हम सासाराम को इतना विकास करेंगे, हम सासाराम को ये कर देंगे, सासाराम को हम यहाँ पे एयरपोर्ट ला देंगे। ये मतलब सब अपने अपने तरह से विकास करने की बात करें। ये भी तो हो सकता है, इसके बीच भी तो कंपटीशन हो सकता है ना। आप बात को मानते हैं ना, ये इसके बीच भी कंपटीशन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम दूसरा बेनिफिट पॉलिटिकल पार्टीज का देखें, दूसरा बेनिफिट अगर पार्टीज का देखें तो दूसरा बेनिफिट हो जाता है पार्टीज का कि आपका जो एक संयुक्त रूप से जो एक बड़े पैमाने पर जो कंपटीशन होता है, बड़े पैमाने पर जो प्रतिस्पर्धा होता है वह खत्म हो जाता है, प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाता है। अगला नंबर 3 नंबर, एक बात आप लोगों को बताए थे, दबाव समूह। दबाव समूह आप लोग बताए थे, जो चुनाव जीतता है और जो चुनाव हारता है, जो हारता है वो दबाव समूह में चला जाता है और जो जीतता है वो सत्ता में चला जाता है। बताए थे ना, दबाव समूह के मीन्स होता है विपक्षी पार्टी, विपक्षी दल, विपक्षी दल। अगर मान लीजिए दल ही नहीं होगा तो फिर यह दबाव समूह में कौन जाएगा? दबाव समूह में कौन जाएगा? देखिएगा, आप समझिएगा, जैसे हम चलिए ना रियल एग्जांपल लेकर के बताते हैं आप लोगों को ना। जैसे मान लीजिए कि देखिए, आप जब इस पर सोचिएगा ना तभी क्वेश्चन एराइज कर पाइएगा, और जब इस पर आप सोचना बंद कर दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ बस समझ आए ना आए चलो कोई बात नहीं है चलते हैं वैसे ही ना, वैसे करिएगा तो फिर आपको आप ही के लिए लॉस है, आप ही के लिए क्षति है, क्योंकि इसको समझ नहीं पाइएगा। और जब इसको समझ नहीं पाइएगा तो फिर पढ़ किस लिए रहे हैं? जागरूक बनने के लिए, तेज बनने के लिए, टैलेंट बनने के लिए ना। कोई आपको मतलब किसी प्रकार से आपको गुमराह ना कर पाए देश के बारे में, आपके परिवार के बारे में या किसी तरह के बारे में। यानी सीधा तौर पे कहें तो अपने दिमाग को डेवलप करने के लिए। और जब अपने दिमाग के कार्य ही नहीं कराएंगे, अपने दिमाग से वर्क ही नहीं कराएंगे तो फिर ये डेवलप कैसे होगा ना। ये तो वही बात हो गया ना कि आप गए हैं दौड़ने और फील्ड में जाके बैठ जाएं सिर्फ और कहें हम एक दिन एक अच्छा धावक बन जाएंगे। गए हैं जिम करने और जाकर जिम में बैठ जाएं चुपचाप, एक दिन कहें कि हम बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। ये तो वही बात हो गई। वैसे ही तो आपका बात हो गया, क्लास में आके बैठ जाइए और कहिए एक दिन हम बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन जाएंगे, एक दिन बहुत तेज तरह स्टूडेंट बन जाएंगे, एक दिन बहुत बड़ा अधिकारी बन जाएंगे। नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत लोग हर जगह, जितना क्षेत्र का बात किया है ना वहाँ बहुत लोग जाते हैं, लेकिन जो रियल वहाँ पे जा करके अपने टाइम को यूटिलाइज करता है ना वही कुछ कर पाता है। क्लास में जाकर के जो बच्चा अपने टाइम को यूटिलाइज करता है, क्लास के मकसद को समझता है, फील्ड में जाकर के जो बच्चा अपने फील्ड में आने के मकसद को समझता है, दौड़ता है, एक्सरसाइज करता है, मेहनत करता है, वही धावक बनता है, वही फिजिकल कंपटीशन में पास हो पाता है। वैसे ही अगर किसी भी चीज़ का बात करें, किसी भी चीज़ का बात करें
तो उस चीज़ में जो वही सक्सेस होता है जो उस काम को यूटिलाइज करता है। तो आप लोग बस उसी पर चीज़ पर चल रहे हैं कि बस आ गए क्लास में ना, हमारा कोटा पूरा हो गया। ऐसा कोटा पूरा नहीं है। आपका कोटा का मतलब कि पूरा क्लास को यूटिलाइज कीजिए। 1 घंटा का क्लास कोशिश कीजिए 50 से 55 मिनट के क्लास आपके दिमाग में हो। दिमाग में कम से कम 1-2 घंटा तो चले ही, फिर रिवीजन कर लिए, ताज़ा हो गया। चलिए इसके बाद आगे आइएगा। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं ना, बीजेपी और कांग्रेस, इस चीज़ों को हम समझाना चाह रहे हैं कि किस तरह से दबाव समूह काम करती है और किस तरह से सत्ताधारी पार्टी काम करती है ना। आप कहेंगे आपके दिमाग में तो ऐसा, यहाँ पे समझिएगा, देखिए क्या होता है कि टोटल 500, टोटल अगर मान लेते हैं, ऐसे सीधा तौर पे समझिएगा, यह जो है अगर 50% से अधिक यानी 51% भी अगर मत लाता है तो ये क्या बनता है? सरकार। आप मानते हैं मेरा बात? सरकार बनेगा कि नहीं बनेगा इसका? अरे बना है, इसीलिए तो बना है ना। चलिए हम मान लेते हैं सरकार बन गया, यानी जिसका नंबर ऑफ संसद ज़्यादा होंगे, जो संसदों की संख्या सबसे ज़्यादा जिसका होगा वही सरकार बनेगा। वो गठबंधन में से लाए या खुद स्वतंत्र बल पे लाए या अपने पार्टी लाए या गठबंधन से लाए, बनेगा ना जी। अब इसके बाद आप आइएगा इधर, कांग्रेस जो है वह 50% से कम लाया, इसीलिए सरकार नहीं बन पाया। यह जो है क्या हो गया? सरकार बन गया, और यह जो है वह विपक्ष हो गया। अब चलिए आइएगा, इनका क्या रोल है? आप कहेंगे कि अगर देखिए, पहले तो रोल था चुनाव लड़ने में। पहला रोल राजनीतिक पार्टी का होता है चुनाव लड़ने में, क्योंकि वह अपने संयुक्त रूप से देश का विकास, क्षेत्र का विकास, एरिया का विकास, राज्य का विकास, टोटल चीज़ों के बारे में बात करती है। विदेश का नीति हमारा जो है, हमारा विदेशों में कैसा परफॉर्मेंस है, सभी चीज़ों के बारे में यह जो है दल बात करती है। ठीक है, चुनाव खत्म हो गया, क्या राजनीतिक पार्टी का काम खत्म हो गया? नहीं। चुनाव खत्म होने के बाद भी अगर जो पार्टी जीती है उससे कम सीट लाई है, वह जो है विपक्ष में बैठ जाती है, वह जो है विपक्ष में। विपक्ष जो है, ये मत सोचिएगा कि यह जो है कोई आदमी के द्वारा मनगढ़ंत पद है, यह संवैधानिक पद है, यह जो है संवैधानिक पद है, यह लोकतांत्रिक पद है भाई। अगर लोकतंत्र कहता है कि अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो फिर लोकतंत्र क्या होगा? खतरे में जाने लगेगा। विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र खतरे में जाने लगेगा। अब तो बात यह है कि भाई मान लीजिए कोई भी जीता, उनको तो आप 5 साल के लिए चुन लिए ना, 5 साल के लिए चुन लिए, तब तो आप 5 साल के लिए क्या उनको छुट्टा छोड़ दिए? तुमको जो करना है करो? नहीं, उनके लिए आप एक जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत राजनीतिक पार्टी का जो एक पार्टी है, उनको कम सीट मिला है, उनका एक जो है आप उनके पीछे लगाए हुए हैं कि जो गलती करेगा तुमको हल्ला करना है। इसीलिए जो गलती करता है वह, ये जो विपक्षी दल है वह उसको क्या करता है? हल्ला मचाता है। विपक्षी दल जो है वह लोगों को जागरूक करता है, लोगों को बताता है, और ये होना बहुत जरूरी है। ये होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा, चलिए अगर 2014 से पहले का बात करेंगे, 2014 से पहले का बात करेंगे तो क्या होता था कि जब भी सिलेंडर के दामों में कीमत बढ़ता था तो 2014 से पहले ये पार्टी विपक्ष में थी। ये पार्टी क्या में थी? विपक्ष में। विपक्ष माने समझ आ रहा है ना क्लियर? विपक्ष माने जो जस्ट हार जाता है ना, यानी एक होता है विजेता और एक होता है उप विजेता मैच में। तब विजेता वो होता है जो एकदम सबसे हाईएस्ट रन बनाता है, और जो उससे कम रन बनाता है उसको उप विजेता में लिया जाता है और उसको छोटा सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है ना ऐसे। तो वही उप विजेता जो होता है ना, वह बन जाता है आपको विपक्ष में बनता है। तो उस समय बीजेपी जो थी विपक्ष में थी, तो क्या हुआ? जब भी सिलेंडर के दाम बढ़ता था तो सिलेंडर लेकर के रोड पे उतर जाती थी, बताने के लिए कि यह सरकार जो है कितना अत्याचार कर रही है, टैक्स को इंक्रीज कर रही है, पेट्रोलियम के दामों को बढ़ा रही है, जिसके वजह से कितना मुश्किल हो रहा है जनता को। अब बताइए उस समय इनके वजह से ये सरकार जो है दाम को नहीं बढ़ा पाती थी, इनके वजह से ये सरकार के दाम को नहीं बढ़ाती पाती थी। कहीं ना कहीं चुनाव के बाद भी ये भलाई कर रही थी ना, इसी प्रकार से इनके वजह से आज सरकार कुछ ऐसे कामों को नहीं कर पाती है जो कि ये हल्ला मचाने लगेगा। तो क्योंकि यह जो है कहीं ना कहीं लगाम बना के रखा है, ब्रेक बना के रखा है ना, ये ब्रेक है। अगर जैसे ही ये तेजी से चलने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही कोई खराब रास्ता चुन रहा है, तनाशाही रास्ता चुन रहा है, या जैसे ही किसी खास लोगों को प्रॉफिट पहुंचाने का कोशिश कर रहा है, वैसे ही विपक्षी दल जो है हल्ला मचाने लग रहा है, जिसकी वजह से इसे चुपचाप होना पड़ रहा है ना, बच के चलना पड़ रहा है। मान लीजिए एक पल की कल्पना कीजिए, अगर विपक्षी दल ना हो तो क्या होगा? कुछ भी करे 5 साल के लिए, फिर 5 साल के बाद फिर आएगा पार्टी तो पूरा पोथी पत्र लेके आएगा कि देखिए जिसको आप सरकार बनाए थे ना वो इतना गलती किया है। तो पता चला सरकार के बारे में क्या सोचे, पहले हम पूरा चुनाव भर खाली यही मिलाते रहेंगे, क्या 5 साल में घोटाला किया है ना, पूरा चुनाव भर हम यही मिलाते चलेंगे, वोट देना तो भूल ही जाएंगे, पगलाइए जाएंगे। पता चला कितना घोटाला हुआ है भाई, 1000 करोड़ 1200 करोड़ ना। तो इस तरह की घोटाला को सुनते ही हालत खराब हो जाएगा
ना। इसीलिए ये जो है ये हमेशा जो है, या कोई भी अगर दल हो, कल का अगर मान लीजिए आज का ये सरकार चल रहा है, लोकतांत्रिक आपको पता ही है, लोकतंत्र है, जनता का मूड जो चाहे वही कर देगी ना। अगर कल का मान लीजिए अगला चुनाव में यानी 2029 के चुनाव में लोगों को पसंद नहीं आया, अगर ये नहीं रहती हैं, अगर ये आ जाता है ना, यानी कांग्रेस आ जाता है, बीजेपी नहीं रहती है, तो फिर क्या होगा, खत्म हो जाएगा कहानी ना। इसके बाद जो है बड़ी बात के मिला रही ना, अगर बीजेपी नहीं रहे मतलब तोहर कहे का नाम का हम इंदिरा का फीमेल बना देनी, इंदिरा का मेल बना देनी ना। अच्छा ठीक है, बीजेपी नहीं रहते हैं, ठीक है, और कांग्रेस रह जाती हैं, ठीक ठीक है। उसके बाद ना इस तरह की ये योगदान था ना। तो आप बात समझे ना, चुनाव के बाद भी इनका योगदान। अच्छा एक नंबर और बात कर लेंगे और उसके बाद आप लोगों को छुट्टी दे देंगे। एक और हम प्रॉफिट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए अगला क्या है पॉलिटिकल पार्टी से हम लोगों को प्रॉफिट, अगला पॉलिटिकल पार्टी से हम लोगों को प्रॉफिट ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये हम बोले कि वह जो है वह सेंट्रल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, सेंट्रल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। अगला बोले कि अगर पॉलिटिकल पार्टी ना रही तो प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी, अगर रही तो प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। अगला बोले आप लोगों को कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो है जो जस्ट हारती है वह दबाव समूह के रूप में काम करती है, यह जो है एक संवैधानिक पद है। अगर हम 4 नंबर का बात करेंगे यानी कि राजनीतिक दल, राजनीतिक दल जो है वह लोगों को जागरूक करती है, लोगों को क्या करती है, जागरूक करती है। कैसे जागरूक करती है इसका भी बात आप समझ लीजिए, कैसे जागरूक करती है। जैसे अगर मान लीजिए आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है। कांग्रेस जो है अब हर अपने सरकार को लाने के चक्कर में इनके यानी कि अगर लोकतंत्र में किसी तरह से प्रॉब्लम कर सकता है कोई, उन हर चीजों को लोगों को बताएगी कि देखिए इलेक्शन कमीशन से मिल सकता है सरकार, या फिर देखिए जो सर्वे कराएगा यानी वोट का सर्वे कराएगा, उस माध्यम से सरकार जो है वह अपने खास समुदाय का वोट को रख सकता है और जो उनके विरोध में समुदाय है उनका वोट काट सकता है। यानी इस तरह की चीजों को वह जागरूक करेगी लोगों को। अच्छा क्या पता हो सकता है वो भी सरकार में आकर ये काम कराए, क्योंकि सत्ता का लालच तो सबको है। हो सकता है कल का ये भी सरकार, अरे भाई आपने 1975 का इमरजेंसी देखा ना, इमरजेंसी देखा कि नहीं देखा, देखा ना। इमरजेंसी से क्या प्रूफ हुआ, इमरजेंसी से क्या प्रूफ हुआ, यही ना प्रूफ हुआ कि हर सरकार चाहती है सत्ता में बने रहना। अरे भाई जब 1975 में इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को जब ये डिक्लेयर कर दिया कि आपने इनवैलिड है, आप अवैध तरीका से चुनाव जीती हैं, उसी समय उनको पद छोड़ देना चाहिए। क्या जरूरत है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए? लेकिन राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया गया? ताकि चुपचाप जनता का विकास हो और ये मुद्दा जो है क्या हो जाए, दब जाए, ये मुद्दा दब जाए। तो हर पार्टी चाहती है जागरूक करना, और उस समय लोग जागरूक कौन कर रहे थे? कांग्रेस पार्टी के अलावा जो भी पार्टी थी वो लोगों को जागरूक कर रही थी कि देखिए इमरजेंसी जो है कैसी चीज होती है, इमरजेंसी किस तरह से मिसयूज किया जाता है, इन सभी चीजों को जागरूक कर रहे थे। यानी अगर आगे की बात करें तो लोगों को जागरूक करना। ये 4 पॉइंट हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आप लोग बताए थे। सबसे पहला नंबर कि क्षेत्र का विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्षेत्र के साथ साथ यह जो है पूरा यूनियन के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, ठीक है ना। इसके बाद पार्टी जो है वह प्रतिस्पर्धा क्रिएट करता है, कंपटीशन क्रिएट करता है, इसलिए हर पार्टी चाहती है बेटर से बेटर काम करे, राइट। उसके बाद आगे बंद करे, पार्टी जो है चुनाव के बाद एक दबाव समूह के रूप में काम करती है, उसके कमियों को निकालती है, ढूंढ के कमी को निकालेगी, क्योंकि भाई बताना है ना कि आप जिसको चुने हैं वो ठीक आदमी नहीं है, हमको चुनते तो हम ऐसे काम करते, कमी तो निकालना है, तो कमी जो है निकालेगी। इसके बाद अगर बताएं, देखिए ये क्या करती है, लोगों को जागरूक करती है, लोगों को बताती है कि देखिए आपके साथ कहाँ घोटाला हो सकता है, आपको कहाँ ध्यान रखना है, सरकार कहाँ गलती करती है, सरकार किसको पैसा दे रही है, सरकार जो है आपकी भलाई करने के बजाय लोकतंत्र क्या कहता है, और सरकार जो है लोकतांत्रिक सरकार किस तरह से काम कर रही है, क्या लोकतंत्र सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, सभी चीज ये बताने का काम करता है ना, सभी चीज ये बताने का। बताइए क्या आपको ये समझ आया, पॉलिटिकल पार्टी समझ आया ना? चलिए जितना भी समझ आया आप लोगों के लिए काफी ही होगा, उसके बाद कल के क्लास में आगे की चर्चा करेंगे।